नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने और पराए लम्हे चैनल पर। कहते हैं लोग दौलत और जमीन छोड़ जाते हैं, कुछ पिता अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं यादें और त्याग का हिसाब। आज की कहानी भी ऐसे ही एक पिता से शुरू होती है, जिनके जाने के बाद उनके घर का आंगन खामोशी से भर गया। वही पुरानी दीवारें, वही नीम का पेड़ और वही बरामदा। लेकिन अब उस आंगन में मुस्कुराते हुए गिरीश बाबू नहीं थे। उनकी तस्वीर फूलों से सजी रखी थी और रिश्तेदार धीरे धीरे आ जा रहे थे। हर किसी के मन में बस एक सवाल था, अब इस घर और दौलत का क्या होगा। तीनों बच्चे सालों बाद एक साथ आए। रजत सबसे बड़ा, बिजनेसमैन, कपड़े ब्रांडेड, चेहरे पर अपनापन कम। दीपा बीच वाली, फोन में डूबी, वीडियो फोटो सब कुछ ऑनलाइन। सौरभ सबसे छोटा, कलाकार, थका हुआ चेहरा, आंखों में खालीपन। बरामदे में वे मिले, न गले लगे न खुलकर बोले, बस औपचारिक मुस्कान। तभी अंदर से आवाज आई, सब लोग आ जाइए, बाबूजी की वसीयत पढ़नी है। वकील ने कागज खोला, बोलना शुरू किया। गिरीश बाबू की संपत्ति तीनों बच्चों में बराबर बांटी जाएगी। तीनों ने एक पल को राहत ली। फिर वकील ने शर्त पड़ी, दौलत तभी मिलेगी जब आप उनके कमरे में रखे पुराने संदूक को खोलेंगे और उसमें लिखी बातों का पालन करेंगे। तीनों चुप। रजत ने बड़बड़ाया, यह क्या नया झंझट है। दीपा के चेहरे पर आधी मुस्कान, कहीं खजाना तो नहीं। सौरभ चुपचाप आगे बढ़ गया। कमरा वैसा ही था, किताबें, मेज, चश्मा, पेन, कोने में लकड़ी का संदूक, ताला खुला, भीतर चमड़े की जिल्द वाली डायरी, ऊपर मोटे अक्षर, रिश्तों का हिसाब। रजत ने कहा, डायरी? हमने सोचा था प्रॉपर्टी के कागज होंगे। सौरभ ने धीरे से डायरी खोली। स्याही हल्की, लिखावट साफ। पहला पन्ना खोला गया, उस पर लिखा था, रजत का हिसाब। उसे साइकिल चलाना सिखाने में मैंने 200 घंटे लगाए। हर शाम दफ्तर से थक कर लौटने के बाद भी आंगन में उसे पकड़े रखा। वो बार बार गिरता, घुटने छिलते। गुस्से में कहता, आपसे नहीं होगा। पर मैं फिर भी उसका हैंडल पकड़कर दौड़ता रहा। उसकी कोचिंग की फीस के लिए मुझे अपनी नौकरी का प्रमोशन छोड़ना पड़ा। मौका बड़ा था, तनख्वाह भी अच्छी थी, मगर तब मैंने सोचा, मेरा प्रमोशन क्या मायने रखता है अगर मेरा बेटा अपने सपने से पीछे रह जाए। और हां, जब उस बेटे ने बड़ा होकर पैसों को परिवार से ऊपर रखा, मेरा दिल टूटा था, बहुत टूटा था। पर जब उसे सफल होते देखा, तब लगा शायद मेरी मेहनत, मेरे त्याग व्यर्थ नहीं गए। उसका सपना पूरा हुआ, यही मेरा सुकून है। कमरा शांत। रजत की आंखें झुक गईं। उसे शामें याद आईं, गिरना, उठना, जल्लाना। उसने कभी नहीं जाना कि पिता ने उसके लिए प्रमोशन छोड़ दिया था। दूसरा पन्ना खोला गया, उस पर लिखा था, दीपा का हिसाब। उसकी एक फोन कॉल का इंतजार। 1 साल में 480 घंटे। हर शाम घंटों तक टकटकी लगाए फोन की घंटी सुनने की आस लगाई। हाथ में पुराना मोबाइल लिए बैठा रहता, कभी स्क्रीन देखता, कभी दरवाजे की ओर। सोचता शायद बेटी कहेगी, पापा कैसी तबीयत है। पर दिन बीत जाते, हफ्ते गुजर जाते और वो कॉल नहीं आती। उसकी एक छोटी सी मुस्कान के लिए अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। महीनों बचत की, जरूरतें टाली और आखिरकार उसकी पसंद का एक महंगा बैग खरीद लाया। जब उसे दिया तो चेहरा देखकर लगा जैसे मेरी दुनिया खिल उठी। लेकिन उसी पल उसने हंसकर कहा, पापा इसकी क्या जरूरत थी। वो हंसी उसके लिए हल्की थी, मगर मेरे दिल के अंदर गहरी चोट छोड़ गई। और सबसे गहरा घाव
जब अपने ही जन्मदिन पर अकेले बैठा रहा। केक नहीं था, मोमबत्तियां नहीं थीं, सिर्फ नीम के पेड़ के नीचे जलती एक छोटी सी लालटेन थी। दीवार पर टंगी घड़ी बार बार देखता रहा। शायद कोई आए, शायद कोई हैप्पी बर्थडे पापा कहे, पर उस दिन सिर्फ सन्नाटा मेरा साथी था। दीपा का फोन धीमा पड़ गया। उसे याद आया, पापा मैं बिजी हूं। उसे पता नहीं था कि बैग पेंशन के पैसों से खरीदा गया था। तीसरा पन्ना खोला गया। उस पर लिखा था सौरभ का हिसाब। मेरा सपना था संगीतकार बनने का। बचपन से ही सुर और ताल मेरी रगों में दौड़ते थे। पर जब बेटे ने कहा पापा मैं आर्ट स्कूल जाना चाहता हूं, तो मैंने अपने सपने को वहीं रोक दिया। आर्ट स्कूल की फीस आसान नहीं थी। महीने की तनख्वाह हाथ में आते ही सोचता अपनी किताबें लूं या बेटे की फीस दूं। हर बार जवाब वही होता, बेटे का सपना पहले। हारमोनियम जिस पे मैं रातों में गुनगुनाता था, उसे भी बेच दिया। कबाड़ वाले को 400 रुपए मिले, पर मेरे लिए वो पूरे जीवन की धुनें थीं। रातें करवट बदलते हुए गुजरी। सोचता पता नहीं मेरा बेटा सफल होगा या नहीं। उसकी आंखों में चमक देखकर दिल को हिम्मत मिलती थी, पर मन में डर भी बराबर था। और बदले में क्या मिला? कभी कभी सिर्फ एक शब्द का संदेश, ठीक, यही उसका जवाब होता। मेरे लिए वो शब्द छोटा नहीं था, लेकिन मन कहीं गहराई में टूटता जरूर था। सोचता काश वो कह देता पापा आपने मेरे लिए बहुत किया, पर मैंने उस ठीक को ही आई लव यू मान लिया। शायद यही उसकी भाषा थी। सौरभ के होंठ कांप उठे, आंखें भर आईं। उसे याद आया, पिता हर स्केच को ध्यान से देखते, उसकी अधूरी ड्राइंग्स पर भी ताली बजाते, प्रदर्शनी में सबसे पहले पहुंचते और गर्व से कहते ये मेरा बेटा है। और वो अपनी व्यस्तता या झुंझलाहट में अक्सर बस एक शब्द लिखता, ठीक। आज उस शब्द का बोझ उसकी आत्मा तक उतर आया था। तीनों चुप, लालच की जगह अब पछतावा। डायरी में शिकायत नहीं, बस प्यार, सब्र और उम्मीद। सौरभ ने और पन्ने पलटे। शब्द छोटे, भारी। बारिश तेज थी, छत टपक रही थी। दीपा को बुखार था। रात भर उसके सिर पर पट्टी रखी। सुबह दवा लेने निकला, जेब खाली। पड़ोसी से उधार लिया, बदले में अपना रेडियो छोड़ाया। अब रेडियो चुप है, पर बेटी की सांसें ठीक हैं। दीपा की आंखें बंद। उसे वही रात याद आई। सुबह वो लाल रेडियो गायब था। उसने कभी पूछा नहीं क्यों गायब हुआ। रजत की पहली नौकरी का इंटरव्यू। वो शहर जाने से पहले घबराया हुआ था। रात भर सो नहीं पाया। मैंने उसे कहा बेटा डरना मत, बस सच बोलना, तुम्हारी मेहनत खुद जवाब देगी। सुबह उसका सूट प्रेस किया, जूते पॉलिश किए और खुद साइकिल से उसे बस स्टैंड तक छोड़ने गया। उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। शाम को जब वो लौटा, हाथ में ऑफर लेटर था। चेहरे पर चमक थी, मगर शब्द बस दो, सेलेक्ट हो गया। उसके लिए ये बड़ी जीत थी, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी। लेकिन आज तक उस दिन का धन्यवाद पापा मेरे कानों तक नहीं आया। दीपा का कॉलेज फेस्ट। उसने कहा पापा मत आना, भीड़ होगी। मैं दूर खड़ा रहा। उसकी आवाज कांपी। मैंने होठ हिलाए, हिम्मत रख। उसका सुर जम गया। उसने शायद मुझे नहीं देखा, पर मैंने उसे देख लिया। दीपा फुसफुसाई, मैंने कहा था मत आना। मुझे शर्म आई थी। आज वही बात चुभ रही है। सौरभ की पहली पेंटिंग बिकी। उसने कहा मैंने कर दिखाया। मैंने कहा तू हमेशा कर सकता है। उसे भरोसा नहीं था। मैंने कहा पहली लाइन मैंने तेरे हाथ पकड़कर खिंचवाई थी। वो लाइन आज तक टूटी नहीं। सौरभ की आंखें भीग गईं। मैंने कहा था आप समझते नहीं। उन्होंने कहा मुझे तेरी रेखा पर भरोसा है। आज समझ आया उनका मतलब क्या था। एक और पन्ना। मुंबई में प्रमोशन मिला, वेतन अच्छा, पर रजत की कोचिंग यहां थी। मैंने लिख दिया अभी नहीं। घर आकर उसकी नोटबुक देखी। उसने खुद टाइम टेबल बनाया था। लगा फैसला ठीक है।
रजत ने सिर पकड़ा। मैंने पिता को कम एम्बिशियस समझा। असल में एम्बिशन तो हम थे। फिर दीपा की जिद, डिजाइनर बैग। पेंशन मिली, बैग ले आया। दुकानदार ने पूछा, किस नाम का बिल? मैंने कहा, बेटी के नाम। बिल संदूक में है। जब अकेलापन लगता उसे देख लेता। एक दिन वो मुस्कुराई थी। दीपा ने संदूक से वही बिल निकाला। उंगलियां कांपी। मैंने मजाक किया था, पुराना मॉडल है। आज अपनी बात कड़वी लग रही है। कमरे में लंबा सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक। रजत खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। उसे हर चीज में पिता दिखे। डायरी के अगले पन्नों पर एक अलग ही दर्द झलक रहा था। आज रजत ने गुस्से में कहा, आप नहीं समझते। पहले तो लगा कि सचमुच मैं पीछे छूट गया हूं, पर फिर सोचा, हर पीढ़ी अपनी रफ्तार में चलती है। शायद मैं उसकी दुनिया की मुश्किलें नहीं समझ पाता, पर उसका थका हुआ चेहरा जरूर समझ लेता हूं। इसलिए तय किया, अब कम बोलूंगा, बस सुनूंगा, ताकि उसे लगे कोई तो है जो बिना टोके उसकी बात पूरी सुने। आज दीपा ने कहा, मेरे दोस्त आए हैं, आप मत बैठना। एक पल के लिए दिल टूटा। लगा जैसे मैं उसके लिए बोझ बन गया हूं। लेकिन अगले ही पल खुद को समझाया, मेहमान खाने की जगह अब रसोई ही सही। मैंने चुपचाप चाय बनाई, कप मेज पर रख दिया। वो आई, चाय उठाई और बिना कुछ कहे चली गई। मैं मुस्कुराया। कम से कम मेरी बनाई चाय आज भी उसके काम आई। आज सौरभ ने बस एक शब्द लिखा, ठीक। उस छोटे से शब्द में कोई शिकायत नहीं थी, ना ही कोई गर्मजोशी। पहले खल गया, फिर सोचा शायद यही उसकी भाषा है। हर पीढ़ी अपनी भाषा चुनती है। अगर उसका ठीक ही उसका आई लव यू है, तो मैं भी आज से उसी भाषा में जवाब दूंगा। कम से कम बात चलती तो रहेगी। तीनों रो पड़े, धीमी दबती आवाज में। शब्द कम पड़ गए। चुप्पी पुल बन गई। अगला पन्ना, आज मैंने अपना हारमोनियम बेच दिया। ये वही हारमोनियम था जिस पर मेरी उंगलियां सालों से सुर तलाशती थी। पर बेटे की आर्ट स्कूल फीस बाकी थी और वक्त कम। पड़ोस के एक पुराने संगीत शिक्षक ने जब हारमोनियम देखा तो कहा, यह पुराना है मगर असली लकड़ी और सुरों वाला है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। उन्होंने मुझे उतने पैसे दिए कि फीस भर सकूं। उस दिन लगा जैसे मेरी धुनें मेरे हाथों से निकलकर बेटे की तूलिकाओं में बस गईं। अगर सौरभ कभी पूछे, पापा आपका संगीत कहां गया, तो मैं कहूंगा, तेरी तस्वीरों में, तेरी रंगों में। सौरभ ने मुड़ी तुड़ी रसीद उठाई, आंखें नम। पापा आपने बताया क्यों नहीं? फिर वसीयत लिखी, सब बराबर, क्योंकि प्यार बराबर था। पर सिर्फ बांट दिया तो घर भी हिस्सों में टूट जाएगा। यादें कैसे नापूं? इसलिए संदूक रखा, इसलिए डायरी लिखी, ताकि दौलत बांटने से पहले ये बच्चे खुद को जोड़ लें। इसके बाद एक निर्देश, अगर तुमने ये डायरी पढ़ ली है तो एक दिन और रुको, साथ में खाना बनाओ, वही दाल वही रोटी, आंगन में बैठकर खाना, बात कम साथ ज्यादा। फिर अगला पन्ना खोलना। रजत ने कहा, आज शहर नहीं लौटूंगा। दीपा ने फोन साइड रख दिया। मैं भी। सौरभ मुस्कुराया, आज रोटी मैं सेकूंगा। रसोई में आंच चली, मसालों की महक उठी। पहली रोटी टेढ़ी, सब हंसे, दूसरी फूली। आंगन में चौकी बिछी, थाली सजी, पहला कौर चुपचाप। स्वाद में कुछ नया था, साथ होने का स्वाद। खाने के बाद बरामदे में चुप बैठे रहे। दूर से कोई पुराना गीत, रजत की आवाज धीमी। इस पर पापा गुनगुनाते थे, दीपा, और पूछते, ये कौन सा सुर है? मैं हंसकर भाग जाती थी। रात के आखिरी पहर सौरभ ने अगली लाइन पढ़ी, अब स्टडी रूम की अलमारी के ऊपर बाईं तरफ रखा लिफाफा खोलो। लिफाफा निकला, अंदर कागज, मुंबई प्रमोशन लेटर, जिस पर लाल पेन से अभी नहीं, हारमोनियम की रसीद, छोटे छोटे अस्पताल बिल, दीपा के नाम बिल और एक फोटो। द्वार पर खड़े गिरीश बाबू, हाथ में डिब्बा। स्कूल की रेलिंग के उस पार भागता रजत। पीछे लिखा, जब भी वो भूखा हो मैं रसोई में चल पड़ता था।
रजत ने फोटो छाती से लगाई। डायरी बंद हुई। कमरे की बत्ती धीमी। रात ने घर को सहलाया। सुबह की नर्म रोशनी आई। अब आखिरी पन्ना। सौरभ ने पढ़ा, मेरे तीनों बच्चों, अगर ये पन्ना पढ़ रहे हो तो तुम साथ खा चुके हो। शुक्रिया। यही मेरी सबसे बड़ी चाह थी। अब मेरी आखिरी बात। पैसा, घर, जमीन, सब तुम्हारा। पर इस आंगन से एक नई शुरुआत करो। एक छोटा सामुदायिक केंद्र बनाओ, जहां कोई बुजुर्ग अकेला न रहे, जहां शाम को चाय बने, जहां कोई दो बातें करे, जहां इंतजार के आंसू सूख जाएं। एक कांच का बॉक्स रखना इस डायरी के लिए, ताकि जो भी आए समझे रिश्ते पैसे से नहीं, समय, सब्र और प्यार से बनते हैं। और हां, संगीत के लिए एक कमरा रखना। अगर किसी का सपना बजना चाहे, उसे जगह मिले। तुम तीनों साथ रहो, लड़ो, नाराज हो जाओ, पर आखिर में एक दाल, एक रोटी, एक हंसी साथ बांट लो। यही मेरा हिसाब है। तुम्हारा बाबूजी, गिरीश। सन्नाटा, सिर्फ दिल की धड़कनें। रजत की आवाज टूटी। मैंने समझा ही नहीं। उनके लिए हम ही एम्बिशन थे। दीपा रो पड़ी। मैंने उन्हें दरवाजे के पीछे खड़ा किया। बस एक बार पूछ लेती, आप कैसे हैं? सौरभ ने डायरी सीने से लगा ली। उन्होंने ठीक को हमारी भाषा मान लिया। ऐसा कौन करता है? अब क्या? जवाब डायरी में था। केंद्र, यहीं, इसी आंगन से। नाम, रिश्तों का घर। छोटा सा, 2 कमरे, एक बैठक, एक रसोई। शाम को चाय, पुरानी कहानियां, किसी का इंतजार खत्म। तीनों ने हां कहा। घर का एक टुकड़ा, नीम का पेड़, यही रहेगा। यहीं रोशनी टांगेंगे। यहीं से लोगों को बुलाएंगे, आओ, बैठो, बात करो। अगले दिनों भाग दौड़, पंचायत, दफ्तर, कागज। लोग पूछते क्यों? जवाब, अपने बाबूजी के लिए और उन सब के लिए जो अकेले हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। किसी ने कुर्सी दी, किसी ने केतली, किसी ने किताबें, कोई पुरानी कैसेट। कोई बोला, मेरी माँ यहां 2 घंटे बैठ लेंगी। कोई बोला, मेरे पापा शतरंज खेलेंगे। एक दिन एक दादी आई, यहां कोई बात करेगा? दीपा मुस्कुराई। मैं हूं, चाय बनाऊं? दादी ने कहा, पर मेरी कहानी भी सुनना। एक बाबा शतरंज लेकर आए। कोई खेलेगा? सौरभ, मैं हारने को तैयार हूं। बाबा हंसे। हारेगा नहीं, सीखेगा। हारमोनियम भी आ गया। पहली शाम सौरभ ने धीमी धुन छेड़ी। किसी ने पहचान लिया, पुराना रेडियो वाला गीत। हवा हल्की हो गई। नीम के पत्ते ताल देने लगे। केंद्र आकार लेने लगा। दीवारें रनी। छोटी लाइब्रेरी बनी। सौरभ ने चित्र टांगे। 3 तारे, एक रसोई, एक हारमोनियम और कांच के बॉक्स में डायरी। कुछ दिन बाद दीपा ने डायरी फिर खोली। आखिरी पन्ने के नीचे खाली जगह थी। उसने लिखा, बाबूजी, आपकी इच्छा पूरी कर दी। सच ये है, आपने हमें पूरा कर दिया। आपने हमें हमारी भाषा सिखा दी। समय की, सब्र की, प्यार की। हम फिर कभी गलती करेंगे, दूर भी जाएंगे, पर अब रास्ता मालूम है। यहीं से, इस डायरी से, रिश्तों के घर तक। उसने कलम रख दी। बहुत धीरे से बोली, धन्यवाद बाबूजी। कहानी यहीं थमती है, पर रिश्तों का हिसाब चलता रहता है, हर घर में, हर दिल में। जब हम समय देते हैं, सब्र रखते हैं, प्यार दिखाते हैं, हिसाब अपने आप पूरा हो जाता है। कोई कर्ज नहीं बचता, सिर्फ अपनापन बचता है। यही विरासत है जो जिंदगी भर हाथ थामे रखती है और जाने के बाद भी नहीं छोड़ती।